हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं दृष्टि आईएएस का जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रही थी उसका मैंने पार्ट ए सॉल्व प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आज मैं पार्ट बी सॉल्व कराने वाली हूं। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट बी में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देश का नाम दिया और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र से मिलाना है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में का है। करागांडा, करागांडा जो कजाकिस्तान में है। यूक्रेन, किवरोई राग, ये यूक्रेन में है। जर्मनी में नॉर्मेंडी, नॉर्मेंडी फ्रेंड्स ये जर्मनी में नहीं है, ये आपका फ्रांस में है। फ्रांस का जो उत्तर पश्चिम का एरिया है, जो ये फ्रांस है तो इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्मंडी है। तो ये आपका फ्रांस में है, तो यही आपका ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन यही सही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। और फ्रांस में पिरेनीज है, ये सबको मालूम है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है, निम्नलिखित घटनाओं को उसके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कभी स्टार्ट हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी, हाथी ये 92 में हुआ था। वन्य जीव संरक्षण ये 1972 में हुआ था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तीन पहले आ जाएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का। तो फिर आपका एक आ जाएगा, एक यहाँ है, तो यही सही होगा आपका। प्रोजेक्ट हाथी फिर आएगा, फिर लास्ट में जैव विविधता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका मायोग्लोबिन। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो इसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड सेल्स है वो रेड भी होता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका परिवहन को बढ़ावा देता है। मतलब कि ये जो मायोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स में क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन को सुचारू रूप से बढ़ावा देता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है फोटो सेल्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आपके भाग 9 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब थर्मोप्लास्टिक को गर्म किया जाता है तो बहुत मुलायम हो जाते हैं, और जब ठंडा किया जाता है तो बहुत कठोर हो जाते हैं। तो टेफ्लॉन थर्मोप्लास्टिक है। ये जो नियोप्रेन है ये आपका रबर है, ये एक तरह का संश्लेषित रबर है, ये प्लास्टिक नहीं है। पॉलीस्टायरीन ये भी आपका एक तरह का थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक है। ये पॉलीथीन भी है। तो आपका कौन सा पूछा है, नहीं है, तो ये नियोप्रीन, ये आपका रबड़ है। ये आपका एक तरह से संश्लेषित रबर है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये होता है अमाशय में। अमाशय में जो पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन क्या करता है, ये अमाशय में ऐसे रहता है जब पेट में एचसीएल की उपस्थिति में, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो ये पेप्सिनोजेन है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। फिर एक अमाशय में रेनिन भी होता है, प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन। तो एचसीएल की उपस्थिति में क्या करता है, अमाशय में प्रोनिन रेनिन में बदल जाता है। फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूध पे ही डिपेंड होते हैं, तो इतना सारा दूध का पाचन कैसे होता है, तो वो रेनिन हार्मोन की वजह से होता है। बच्चों में ये रेनिन हार्मोन होता है, इसकी वजह से, सॉरी, ये एंजाइम होता है जिसकी वजह से उसका पाचन हो जाता है। बच्चों के बच्चे जो दूध पीते हैं उसका जल्दी से पाचन हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर ये रेनिन कम हो जाता है, तो ये दूध का पाचन करता है बच्चों में। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अमाशय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है।
तो फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है, राज्यों का। फ्रेंड्स यहाँ अनुच्छेद 1-2 है, 1-3 है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जो 2 होता है, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया से कोई बाहर का क्षेत्र है, उसको अगर भारत में मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होगा, मान लीजिए ये भारत है, तो इसमें किसी राज्य में नए, इसमें किसी क्षेत्र में नए राज्य का गठन किया, जैसे जैसे तेलंगाना का गठन किया गया 2014 में, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए किसी के राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश का सीमा परिवर्तन किया गया, उत्तराखंड को बनाकर तो एक तरह से इसका सीमा छोटा किया गया, परिवर्तन किया गया, तो ये राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन किया जाता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। जो नए राज्यों का प्रवेश है, ये जो मैंने बताया नए राज्यों का प्रवेश जो भारत में आएगा, ये आर्टिकल 2 के तहत आता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये 3 के अंतर्गत आता है, 3 के अंतर्गत, ये भी 3 के अंतर्गत, लेकिन जो नए राज्यों का प्रवेश है आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये होता है आपका विटामिन के। विटामिन के की उपस्थिति में जो प्लेटलेट्स में जो चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स में जो प्रोथ्राम्बिन होता है, प्रोथ्राम्बिन वो क्या करता है, विटामिन के यानी कैल्शियम की उपस्थिति में ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, जो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रेनोजिन को ये क्या करता है, फाइब्रिन में बदलता है, और फाइब्रिन क्या करता है छोटे छोटे ऐसे तंतुनुमी संरचना बना देता है, जिसमें क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और थक्कानुमी संरचना बना लेते हैं, तो ये फाइब्रोनिजिन को क्या करता है, फाइब्रिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, विटामिन के की उपस्थिति में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को हटाने की से संसद की कोई भूमिका नहीं होती, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद की भूमिका होती है, उच्चतम न्यायालय की ये इसमें भी होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा का अध्यक्ष होता है, उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये मिस बिहेवियर के आधार पे इसका रिमूवल होता है, मिसबिहेवियर। अगर मिसबिहेवियर के आधार पर क्या करेंगे, या फिर राष्ट्रपति को ये लगता है कि जो अध्यक्ष है वो अपना सर्विस कंटिन्यू करने के लिए अब फिट नहीं है, तो क्या करते हैं कि इंक्वायरी का वो एक मतलब जो आदेश है या फिर एक तरह का रिजोल्यूशन है, राष्ट्रपति क्या करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस पे विचार विमर्श करता है, और जो भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है जो भी निर्णय देता है वो राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होता है, प्रेसिडेंट पे एक तरह से बाध्यकारी होता है। या अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि अध्यक्ष को नहीं हटाना है तो नहीं हटाया जाएगा, अगर बोल दिया जाएगा हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो भी फैसला होगा ये राष्ट्रपति पे क्या होगा, प्रेसिडेंट पे एक तरह से बाध्यकारी होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो होता है संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसमें होती है। अब भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक, इसमें संसद की भूमिका होती है, जैसे उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी के आधार पर ये कै को भी हटाया जाता है, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ गलत है, तो यही सही होगा। पूछा कि इसमें संसद की भूमिका नहीं होती है, तो इसमें संसद की भूमिका नहीं होती, तो केवल 3 सही है, कि ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है, ये होता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग में, ये आपका होता है 243 के आर्टिकल आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है और उसमें जो पंचायतों के ये संचालन, अधीक्षण और निदेशन की शक्ति इसमें निहित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 1982 को हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये तो सबको मालूम है 1998-99 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये हुआ था 1975 में। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा,
1975 ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ये पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना 1982 में, तो ये पहला आ जाएगा। फिर आ जाएगा बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में, ये दूसरे पर आ जाएगा। फिर लास्ट में आपका आ जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाले क्वेश्चन है, मिलान कर लेते हैं। ये ब्लू विट्रियल, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है इसको ब्लू स्टोन भी कहते हैं, ब्लू विट्रियल भी कहते हैं। ये फफूंदनाशी होता है, एल्गीसाइड होता है, तो ये फफूंदनाशी होता है। ईओसिन एक तरह का लाल स्याही होता है। तो मिलान कर लेते हैं, ए का आपका 2 पे तो पूरा दिया है, बी का आपका 3 पे आ जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आंसर नहीं मिला। सिल्वर आयोडाइड, जो सिल्वर आयोडाइड आयोडाइड होता है, इसमें अगर क्या करते हैं, शुष्क शुष्क बर्फ होता है उसको मिला दिया जाए, यानी शुष्क कार्बन ऑक्साइड को मिला दिया जाए, तो ये कृत्रिम वर्षा करता है। तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। तो आपका सी का 1 हो जाएगा, सी का 1, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों यहाँ मैच कर दिए। और जिंक फास्फाइड एक कृंतकनाशी रोडेंट साइड होता है ये, तो ये आपका सीधे सीधे मैच है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अनुच्छेद दिया है, फिर प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ए का 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अनुच्छेद 67 क्लॉज ख, ये आपका है उपराष्ट्रपति को हटाना, ये बी का 3, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी का 4 भी मिलाते हैं, ये आपका किसका हो जाएगा, ये स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था 1987 में हुआ था। ये हुआ, इसमें कौन सा किस शीर्षक के साथ हुआ था? आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ये हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन दिया है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1987 में आया था, लेकिन इसका प्रवर्तन हुआ था 1900, ये 89 है, 89 में है, तो 2 साल बाद इसका प्रवर्तन हुआ था। लेकिन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, लेकिन प्रवर्तन हुआ था 1989 में। द लिमिट टू ग्रोथ प्रकाश रिपोर्ट का प्रकाशन ये हुआ था 1972 में, रोम क्लब के द्वारा, क्लब ऑफ रोम। तो ये सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? 4 आएगा पहले, ये 1972 में हुआ था, तो आपका सबसे पहले 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1987, 87 दो यहाँ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर 87 के बाद 89, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 3, फिर लास्ट में ये पृथ्वी सम्मेलन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये तो है मैसूर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है एक तरह से, ये दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। एस्पार्टेम ये संश्लेषित मधुरक है, जो जो डायबिटीज के मरीज होते हैं ये यूज करते हैं। नियोप्रीन ये आपका एक तरह का विशिष्ट रबड़ है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, संश्लेषित या विशिष्ट रबड़ कह सकते हैं। रियान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये आपका एक तरह से कृत्रिम रेशा है, तो ये संश्लेषित, इसको फाइबर भी कहते हैं, कृत्रिम रेशा भी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा तो ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ के साथ समायोजन करते हैं? ये होता है आपकी दाल की जड़ों में कुछ ऐसे गांठें होती है, ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित करके ये जड़ में स्थिरीकरण कर लेते हैं, तो फिर ये आपका दाल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पदार्थ दिया, उपयोग दिया है। सिल्वर ब्रोमाइड का फ्रेंड से होता है, ये फोटोग्राफी में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। यहाँ कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दे दिया है, गलत है, तो यही गलत पूछा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क बर्फ अगर सिल्वर आयोडाइड के साथ मिला दिया जाए तो कृत्रिम वर्षा करता है। फिर ये लिथियम
बाइकार्बोनेट ये गठिया का उपचार करता है। दूधिया मैग्नीशिया ये प्रति अम्ल होता है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, क्योंकि ये गलत मैच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय में पोषक तत्वों के संवर्धन से होता है। बिल्कुल सही। जल निकाय में जैसे खेत में जो यूरिया और जो भी खाद वगैरह डाले जाते हैं तो वो, और फिर फैक्ट्रियों के जो वेस्ट हैं अगर जल निकाय में आते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें पौधों का बहुत सारा विकास हो जाता है। जब पौधों का विकास होता है तो ये क्या करते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसका क्या करते हैं, ये डिमांड बढ़ा देते हैं। तो जल में घुलित ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ये पौधे अवशोषित करते हैं। तो उसका एक तरह से देखा जाए तो इस घुलित ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। बिल्कुल सही। क्या करेगा, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो पौधे क्या करेंगे, जो एल्गी वगैरह इसमें उग जाते हैं तो घुलित ऑक्सीजन को अपने पास ले लेंगे। तो जल में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो जाएगी। तो घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। बिल्कुल सही। तो ये दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय कुजनेट वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का आकार किस प्रकार होता है? फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाए, यहाँ जब जीडीपी की वृद्धि होती है यानी समृद्धि होती है तो ये पर्यावरण क्षति है। ये जीडीपी का विकास देखते हैं और पर्यावरणीय क्षति देखते हैं। तो जैसे जैसे विकास होता है तो पर्यावरण क्षति भी बढ़ती जाती है। तो ये ऐसे गया, जैसे जैसे ये इधर बढ़ा मान लीजिए तो ये ऊपर भी बढ़ता गया। लेकिन एक समय के बाद जैसे जैसे ये बढ़ता है तो फिर क्या करते हैं, स्थिर होता है। फिर एक समय के बाद जब बहुत ज़्यादा जीडीपी बढ़ जाती है तो फिर पर्यावरण का क्या बोलते हैं कि जो उसका क्षति है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका यही सिद्धांत है। तो ये उल्टा यू के आकार के होता है। तो उल्टा यू का आकार ये है, ऑप्शन ए में सही है कि जैसे जैसे जीडीपी का विकास होता है शुरुआत में पर्यावरणीय क्षति बढ़ती है, फिर कुछ समय के बाद स्थिर होती है और फिर उसके बाद से घटने लगती है। तो ये कुजनेट ने दिया था, ये इस दोनों जीडीपी और पर्यावरणीय क्षति के संबंध में अपना अवधारणा दिया था जो उल्टा यू आकार का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। बिल्कुल सही। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल सही। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये भी सही है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। बिल्कुल सही। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। ये भी सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल सही है। जितने भी स्टेटमेंट है सारे जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र है उसके लक्ष्य हैं ये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर के उत्तर से दक्षिण दिशा में पड़ने वाली झीलों का क्रम सही क्रम है। फ्रेंड्स, ये स्वेज नहर है, ये नीचे आपका लाल सागर है और ऊपर उत्तर में आपका ये भूमध्य सागर है। इन दोनों को जोड़ती है। तो सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे आता है लेक मंजला आता है, फिर उसके बाद आपका आता है लेक टिमसा, फिर आपका आता है ग्रेट बियर लेक, फिर सबसे नीचे आता है लिटिल बिटर लेक। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? लेक मंजला, टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट लिटिल बिटर लेक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वनस्पति का प्रकार दिया है और ये कौन से क्षेत्र में, इसको मैच करना है। तो आपका ये जो माकवी है ये पाया जाता है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। फिर ये आपका क्या होता है, फिम्बस पाया जाता है ये दक्षिण अफ्रीका में। तो एक का दो एक ही जगह देखा जाए तो एक ही से हमारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन और भी मैच करा लेते हैं। फिम्बस ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। चैपेरल ये आपका कैलिफोर्निया में पाया जाता है, एक प्रकार का ये वनस्पति का प्रकार है। तो सी का ए, और जो मैटोरल है ये चिली में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तबकात ए नासरी ये मिनहाज उस सिराज की बुक है। ये बिल्कुल सही है।
तारीख ए फिरोजशाही, शम्स ए सिराज अफीफ, ये भी सही है। तुगलकनामा, ये इब्न बतूता ने नहीं लिखा है, तुगलकनामा ने अबुल फजल ने लिखा है, सॉरी अमीर खुसरो ने, अबुल फजल कर रही हूँ, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के कहने पे ये तुगलकनामा लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, अमीर खुसरो होगा तो ये गलत हो जाएगा। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं की बहन थी ये गुलबदन बेगम और अकबर की बुआ थी, तो अकबर के कहने पे इन्होंने हुमायूं नामा लिखा, जिसमें हुमायूं और बाबर के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही, सी सही होगा, क्योंकि यही गलत मैच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, ये लाल किला दिल्ली में, तो इसमें आपके कौन कौन से अधिकारी थे? प्रेम सहगल थे, गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे, और एक शाहनवाज खान थे। तीन लोग थे, ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि तीन लोग कौन कौन थे? प्रेम सहगल, गुरबख्श ढिल्लो, शाहनवाज खान। तो इनको, इन तीनों पर मुकदमा कब कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने उच्च उत्सर्जक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 को अधिसूचित किया है। मतलब केंद्र सरकार ने कितने से पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक कार्बन उत्सर्जन का लिमिट फिक्स कर दिया, तो ये 4 क्षेत्र हैं आपके। तो ये एक आपका सीमेंट है, तो इस 4 क्षेत्र ये सही है। तो ऐसे मिला के 4 क्षेत्र आए हैं आपके, एक तरह से सीमेंट है और 2-3 और हैं, उनका क्लियर याद नहीं है, लेकिन 4 जो हैं ये ऑप्शन सही है, 4 क्षेत्रों पे लगाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका अबू धाबी में, यूएई की राजधानी अबू धाबी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से लागू हो गया। नहीं, ये पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से लागू हुआ है। प्रत्येक खेल महासंघ की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 15 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी और 4 महिलाएं होंगी। बिल्कुल सही है, सही है। एक राष्ट्रीय खेल अधिकरण का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। यह अधिनियम वर्तमान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को समाप्त कर देगा। गलत, ये ओलंपिक समिति अपने अस्तित्व में रहेगी, समाप्त नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए, 2, 3 और 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 3 और 2, 2 और 3, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 जनवरी को। 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय स्टार्टअप जो राष्ट्रीय स्टार्टअप जो स्कीम लाई गई थी, तो वो 16 फरवरी 2016 को लाई गई थी, तो इसलिए ये 16 जनवरी को लाई गई थी, 16 जनवरी 2016 को, तो इसलिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उद्घाटित काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई कितनी? ये है 34.5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ से पारगमन करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश व्यवस्था की घोषणा की है? जर्मनी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 23वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही, जिसमें ये बताया गया कि जो भारत की जो प्रकार है, जैसे अंजना ओम कश्यप, उन लोग के जो बैठने का स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था, तो वही सम्मेलन था जो पुतिन आए थे भारत। तो ये आपका दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन सही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया। बिल्कुल सही। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे और हरियाणा तीसरे स्थान पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का पुरस्कार मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। मिशेल बाचलेट ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, गलत। ये चिली की हैं, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित एआई कॉम्पैक्ट समिट 2026 का संस्करण है, तो ये आपका चौथा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार ने किस राज्य की टीम को हराकर अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट 2025 महिला वर्ग जीता? ये हराया था हिमाचल प्रदेश को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 118वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। ये 2024 में आपका 126वें स्थान पे था और 25 में 126वें से घट के 118वें स्थान पे आ गया। डेनमार्क ने लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाल देश के रूप में रैंक किया, गलत। ये आपका फिनलैंड ने किया था। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष अति खुशहाल देश रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तो केवल एक सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास एआई किया आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हाल में किनके बीच आयोजित की गई? ये की गई थी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और भारतीय सेना के सदर्न कमांड। तो ये आयोजित की गई थी आपका चेन्नई में। तो ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को उल्लास नौ भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? गोवा को किया गया, मिजोरम को किया गया, तेलंगाना भी पूर्ण साक्षर नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। फ्रेंड्स, इसके साथ त्रिपुरा भी है। और हाल ही में 2-3 दिन पहले का करंट है, उसमें ये आपका सिक्किम भी पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका, ये तो भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 1 2 4 ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। यह वर्ष 2025 की थीम है। ये वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो कथन उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है वर्ष 2030 तक उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें सस्ती बिजली उपलब्ध करा देगी उप सहारा लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है रियाद, सऊदी अरब का रियाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आनंद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा थे? तो ये थे एक्सियोम 4, और ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम क्या है? ये आपकी थीम है, ये डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति एससी उप वर्गीकरण की नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुस्तलिक सैन्य अभ्यास, दुस्तलिक मतलब दोस्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ये उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना 2023 में हुई, बिल्कुल सही। 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बिग कैट अलायंस का घोषणा किया गया था, तो 2023 में इसको स्थापित किया, तो ये सही है। यह छह बिल्ली यह 6 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण देता है। ये 6 नहीं 7 बिल्ली को देता है। ये आपका एक तरह से टाइगर आ जाता है, चीता आ जाता है, फिर आपका ये चारों में कौन से आ जाते हैं, ये आपके 6 दे दिया, लेकिन होते हैं 7 टोटल। ये आपका टाइगर आ जाएगा, चीता आ जाएगा, लायन आ जाएगा, ये आपका लेपर्ड आ जाएगा, स्नो लेपर्ड आ जाएगा, फिर प्यूमा आ जाएगा, फिर जुगार आ जाएगा। तो आपका कितने हो गए, 7 हो गए, और यहाँ 6 दिया है, तो आपका ऑप्शन कौन, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में दिवंगत हुई कुमुदनी लखिया कला के किस रूप से संबंधित थी, तो ये कथक डांसर थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, ये किया गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसको किया गया है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसको किया है, नहीं बी और सी दोनों को, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित पावर हेड टेस्ट आर्टिकल क्या है, तो ये आपका अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन के प्रमुख उप प्रणालियों के सत्यापन के लिए प्रयुक्त परीक्षण मॉड्यूल है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास की घोषणा की गई। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश 5 आइज इंटेलिजेंस के सदस्य हैं। फ्रेंड्स 5 आइज इंटेलिजेंस का गठन जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद 1946 में किया गया था। ये खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए किए गए थे। इसमें आपका यूएसए है, कनाडा है, यूके है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न जर्मनी है ना ही ये फ्रांस है। तो आपका 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायसीना संवाद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय की साझेदारी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस विदेश मंत्रालय दोनों ये साझेदारी के साथ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन में प्रथम राष्ट्रीय आकलन के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी डॉल्फिन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। ये संरक्षित क्षेत्र है और जिला मिलान करना है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में। रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये बलरामपुर में। सब सीधे सीधे मैच है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक ये सी हो जाएगा। 1 2 3 4 सीधे सीधे मैच है, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं, पंडित रविशंकर ये सितार वादक है, उस्ताद विलायत खान तो ये तबला वादक नहीं, ये भी सितार वादक हैं, और बिरजू महाराज ये तो कथक डांसर है। तो आपका गलत कौन है, तो ऑप्शन सी सही है, गलत तो ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। एक तरफ मंदिर दिया है, फिर उसकी अवस्थिति बताना है। दशावतार मंदिर ये सबको मालूम है, ललितपुर में है। पहला ये शिखर नागर शैली में बना एक तरह का मंदिर है जो ललितपुर में शिखर युक्त मंदिर है, तो ये ललितपुर में है। बटेश्वर मंदिर ये आगरा में है। तो एक का 2, बी का 1, दोनों में आंसर नहीं मिला। मेढक मंदिर ये आपका लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर ये मेढक मंदिर शंकर भगवान को समर्पित है, तो ये आपका ऑप्शन सी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मार्कंडेय महादेव मंदिर ये वाराणसी में, सबको पता ही है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का, फिर बिहार का, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का, फिर आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 1 3 3 यहाँ पे 3 1 यहाँ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 1 4 2, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मानव विकास रिपोर्ट ये आपका यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो आउटलुक ये आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश निवेश रिपोर्ट ये अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का व्यापार और विकास पर सम्मेलन। तो आपका ऑप्शन सी का 4 से मैच हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कुछ हिंदी बहुत दे दिए रहते, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना। ये अंकटाट का हिंदी है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ये आपका ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो मिलान कर लेते हैं, आपका ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के संदर्भ के बारे में सही नहीं है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकीय निकेत घेरती हैं, बिल्कुल सही। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, बिल्कुल जब संसाधन अधिक है तो उनकी प्रजातियों की संख्या भी अधिक हो जाएगी। पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, गलत। जब संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या बढ़ जाएगी, कम कैसे होगी। तो यही आपका सही नहीं मैच है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि सबको समान संसाधन मिलेगा तो एक प्रजाति का प्रभुत्व रहेगा ही नहीं, तो ये सही है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निम्न निचले क्रम के पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले पादप जगत आता है, तो पादप जगत ये आपका डी में है, तो सबसे यहीं से सही, एक ही से सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पादप जगत ही आता है और कहीं पादप जगत नहीं दिया, तो ऑप्शन डी सही है। पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। फ्रेंड्स जैविक अनुक्रम क्या होता है, जैसे चट्टान है फिर नग्न अवस्था में, तो यहाँ ये क्या होगा, प्रवासन होगा। जो बाहरी प्रजातियां पहले यहाँ प्रवास करती हैं, प्रवास करेंगे तो सबसे पहले आपका प्रवास ये दोनों में है, फिर प्रवास करेंगे तो यहाँ पे उनका ये एक तरह से अपने आप को यहाँ स्थापित करेंगे, तो जहाँ स्थापित करेंगे तो स्थापना आ जाएगा, स्थापित करेंगे तो और भी यहाँ जो प्रजातियां हैं तो ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया करेंगी, तो प्रतिक्रिया करेंगी तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम लागू होता है। जब एक दूसरे से प्रतिक्रिया करेंगी तो जो प्रबल होगी वो सर्वाइव कर जाएगी, तो लास्ट में स्थिरीकरण यानी सर्वाइव कर जाएगी तो स्थिर हो जाएगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवभट्ट ये निबंधकार हैं और उनका निबंध क्या है। देवभट्ट का है स्मृति चंद्रिका। फिर आप आ जाते हेमाद्रि, हिमाद्रि में आपका चतुर्वर्ग चिंतामणि है। अब माधवाचार्य का है पराशर माधव और बल्लाल सेन का है दान सागर। तो एक का आपका 4 ऑप्शन हो जाए, एक का 4, बी का 3, एक का 4, बी का 3, एक का 4, एक ही मिलान से ऑप्शन सही हो जाएगा, डी आंसर मिल जाएगा, एक का 4, बी का 3। फिर क्योंकि ए पे 4 कहीं नहीं है, एक ही जगह है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स यहाँ सोडियम कार्बोनेट जो होता है, ये ध्यान देने वाली बात ये नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, मेडिकल उपयोग में भी इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस एक निश्चित दूरी की आधी दूरी v1 गति से पूरी करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरी करती है, पूरी बस यात्रा का औसत गति क्या होगा। फ्रेंड्स औसत जो गति होती है वो क्या होती है, कुल चली गई दूरी, कुल समय। तो आपका पहले देख लेते हैं आधी दूरी यानी d2 चलती है, वो यहाँ टाइम देख लेते हैं पहले जो चलने में। d2 दूरी चलती है कितने में, v1 में, तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d/2v1।
फिर इसी प्रकार T2 का मान निकाल लेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा D/2V2। तो यहाँ आपका मान हो जाएगा T1 का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D/2V1, और T2 का मान हो जाएगा D/2V2। और औसत चाल क्या होगी, कुल चली गई दूरी, तो कुल चली गई दूरी D है, और कुल समय इन दोनों को जोड़ लेते हैं, D/2V1 प्लस D/2V2। तो ये D क्या हो जाएगा, यहाँ से D कॉमन कर लेते हैं, ये D/2 कॉमन कर लेते हैं, तो आपका 1/V1 प्लस 1/V2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा। अब ये नीचे का जोड़ है ऊपर चला जाएगा, 2V1 V2/V1 V2, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी सही। J.M. किन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, गलत। J.M. किन्स नहीं, एडम स्मिथ। एडम जो स्मिथ हैं वो आपके अर्थशास्त्र के जनक है। तो आपका एक और दो दोनों सही है, तीसरा गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में लिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लिया जाना। उपरोक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि जो दूर दराज के लोग होते हैं जिनको बैंकिंग सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, सभी को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। तो अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो ये जो सरकार होगी वो क्या करेगी, जो बैंक को अपने नियंत्रण में ले लेगी, और जो गरीब हैं दूर दराज के लोग हैं उनको बैंकों की सुविधा देगी। जैसे कि ये आपका खाता खोला गया है जीरो बैलेंस पे, तो जीरो बैलेंस में जो सरकार खाता खोली है लोगों का, तो वो एक तरह से देखा जाए तो ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत आ जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन भी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रदान करते हैं, ग्रामीण लोगों को जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। बैंक शाखाओं का गोद लिया जाना, जो बैंक शाखाएं हैं गांव को गोद ले लेती हैं, इसका मतलब गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये, हाँ, ये जो बैंकों का जो जीरो बैलेंस पे खाता खोला गया, जनधन खाता, तो ये सरकार का ही तो पहल है। बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण रहेगा तभी तो ये जनधन खाता खोला गया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सभी ये जो है वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 2 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है। ई गवर्नेंस मतलब प्रशासन में अगर कंप्यूटर का यूज होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, तो इसी को ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस सरकार में पारदर्शिता को कम करता है, गलत। पारदर्शिता को बढ़ाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जन सुनवाई ऐप है, उसमें अपना कोई भी कंप्लेन दायर कर देते हैं और उस कंप्लेन को ट्रैक करते हैं कि उसका कितना रिड्रेसल हुआ, मतलब कितना उसका समाधान हुआ। तो एक तरह से हमारी जो बैंक की जो जो सरकार की पारदर्शिता वो बढ़ी है कि कहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है, हम लोग सरकार का जो काम हो रहा है वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो पारदर्शिता बढ़ी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दे दिया कम हुई है। ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हुई है, बिल्कुल सही। अब ई गवर्नेंस से जो गांव गांव सुविधाएं पहुंचाई जाती थी वो अब सीधे ऑनलाइन पहुंचा दी जा रही है। तो एक तरह से देखा है तो लागत कम हो जाती है ई गवर्नेंस, तो ये भी सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया जैसे जन सुनवाई ऐप है, इसमें आदमी अब जो है अपना कंप्लेन दायर करता है, फिर वो उसको एक तरह से जांच करता है कि उसको मॉनिटर करता है कि कितना उसमें कितना काम हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो लोगों का भागीदारी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग, अगर सरकार का कोई कानून है तो उसका विरोध कर देते हैं। तो एक तरह से लोगों का जो योगदान है वो बढ़ जाता है, तो ये सही है। ई गवर्नेंस नौकरशाही को लाल फीताशाही को बढ़ाता है, गलत। ई गवर्नेंस में जो नौकरशाही की लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही मतलब जो आईएएस पीसी जो भी अधिकारी हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी काम करते नहीं है, एक हर काम को क्या करते हैं, टाल देते हैं। लाल फीताशाही का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो फाइल होती थी वो क्या करते थे, लाल लाल रिबन से बांध दी जाती थी पहले।
तो जब फाइल लाल रिबन से बांध दी जाती तो जो अधिकारी होते थे कभी फाइल खोलते नहीं, उस पर कोई निर्णय ही नहीं लेते थे, कोई एक्शन ही नहीं लेते थे। तो वहीं से लाल फीता शाही का नाम आ गया कि वो लाल फीता बंधा ही रहता था, खुलता ही नहीं था। तो जो अधिकारी थे यानी नौकरशाही थे, लाल फीता शाही को बढ़ाता है गलत, इसको घटाता है ये, क्योंकि जब पारदर्शिता बढ़ेगी तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपने कितना काम किया, ऑनलाइन सब ट्रैक करेंगे, तो ये लाल फीता शाही कम होगा। और यहाँ दिया है बढ़ाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो सूची 1 है सूची 2 से मिलाना है। तो भारतीय जो संविधान है, उसके बारे में किस थिंकर ने क्या कहा है? तो ये आपका सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद ये आपका है ग्रेनविल आर्टस्टीन ने। 1 का 4 यानी एक ही मिलान से हमारा आंसर आ गया। सहकारी संघवाद ग्रेनविल आर्टस्टीन ने कहा। सौदेबाजी का संघवाद यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये कहा है मॉरिस जोन्स ने। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बी का आपका 3 सही हो जाएगा। अर्ध संघवाद, ये तो पीसीएस में पूछा गया है, तो इसको अर्ध संघवाद कॉसी फेडरलिज्म कहा जाता है। कॉसी फेडरलिज्म किसने कहा है? केसी वियर ने। तो सी का 1 हो जाएगा। फिर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसने कहा है आइवर्ट जेनिंग्स ने। तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। मैंने ये इसलिए थोड़ा बता दिया कि अलग अलग से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए, उन्हें आरोही क्रम कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इत्सिंग आपका 1671 ईस्वी में आया था। अलबुरुनी आपका लगभग 11वीं शताब्दी में आया था। वेनसांग आपका आया था ये हर्षवर्धन के काल में 629 में आया था। और फाहियांग आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो ये आपका आया था 399 में। तो सबसे पहले कौन आया था? 399 में 4 कहाँ है? एक ही जगह। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद वेनसांग 629 में आया है। फिर 671 में ये सिंह एक, फिर लास्ट में अलबरूनी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पुस्तक का नाम दिया, द लेखक का नाम दिया है। हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये है ए एल बासम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये है डीडी कौशाम्बी, फेमस इतिहासकार। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये है विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3 यहाँ भी, यहाँ भी है। बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर सी का 1 यही है। फिर डी का 4 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये है कि निम्नलिखित में कौन सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में सही संबंध दिखाता है? फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है C/5 F-32 इक्वल इधर 9। तो F इधर अगर रहेगा F, तो ये क्या हो जाएगा? ये 9/5 हो जाएगा। C हो जाएगा क्योंकि अगर हम F को यहीं छोड़ देते हैं तो 9 इधर चला जाएगा, 9/5 C, और ये माइनस में तो इधर +32 हो जाएगा। तो F=9/5 C, F=9/C +32, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।